आर्थिक सुधार लाने वाले, देश को आर्थिक संकट से उबारने वाले एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनका एक बड़ा लंबा अनुभव रहा है ब्यूरोक्रेट के तौर पर, जिनका एक लंबा अनुभव रहा है एकेडमिशियन के तौर पर, जो बहुत शानदार लेखक रहे, बहुत सारे गुणों से भरपूर रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। राजनीतिक रूप से कई बार उन पर टिप्पणी हुई हो तो हुई हो, लेकिन इस सब के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जिसे किसी ने नज़रअंदाज नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को कहते हैं कि उनको सुनना हमेशा बहुत फ़ायदे का रहता था, उनको बड़े ध्यान से सुना जाता था, और इसकी वजह है डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो ज्ञान, उनके द्वारा लागू किए गए सुधार के वो सारे कार्य, जिसकी बदौलत आज हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से रफ्तार लेती दिखाई देती। इसका श्रेय दिया जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, और पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। उनके व्यक्तित्व कृतित्व को याद करके सबकी आंखें नम हैं। पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन को उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब बताया। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया है। मनमोहन को नमन। अब सिर्फ यादों में है मनमोहन सिंह। चला गया आर्थिक सुधारों का पुरोधा। 2004 से 2014 तक संभाली देश की कमान। पूरे देश में शोक की लहर। तिरंगे में लिपटे मनमोहन सिंह अब खुद सितारा बन गए हैं। दुनिया से दूर, बहुत दूर चले गए हैं। आर्थिक उदारीकरण के महानायक मनमोहन सिंह ने साल 2014 में प्रधानमंत्री पद से हटने के कुछ महीने पहले कहा था, इतिहास मेरा मूल्यांकन करते समय ज्यादा उदार होगा। आज वही कुछ देखने को मिल रहा है। पूरा देश भीगी आंखों से उनको याद कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन ईमानदारी, सादगी का प्रतिबिंब था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। पीएम मोदी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मनमोहन सिंह के हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखने और सहज उपलब्ध रहने को याद किया। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जाहिर है मनमोहन सिंह ऐसी शख्सियत थे जिनका हर दल के लोग कदर करते थे। उनके जाने के बाद राजनीति में एक बड़ा वैक्यूम हो गया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो बड़ी चुनौतियां मिलती थी एलाइज के से, विपक्ष के लोगों से, लेकिन हमेशा मुस्कुराकर उन्होंने सब चुनौतियों का सामना किया। और उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत सरल था, सहज स्वभाव के, और जैसा उन्होंने अपने जीवन काल में कहा था कि इतिहास उनको एक अलग नजरिए से देखेगा, और उनको गए हुए एक दिन भी नहीं हुआ है, और जो जज्बात लोगों के सामने आ रहे हैं, सचमुच बहुत बड़ा एक ऐसा व्यक्ति हम लोगों ने खोया है जिसने बहुत अमिट छाप इस देश पे छोड़ी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के स्वर्गवास की जो खबर है ये बड़ी दुखद है। एक बहुत सामान्य परिवार से आने वाले, लेकिन वो बड़े असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। अर्थशास्त्री थे, आरबीआई के गवर्नर रहे, वित्त मंत्री रहे, रिफॉर्म्स लाने का काम आर्थिक जगत में किया, और यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री भी 10 वर्षों तक रहे। बहुत बार आलोचनाएं भी हुई, बहुत बार तंज भी कसा गया, पर वो अपना पारा नहीं खोते थे। एआईएमआईएम प्रमुख
अजुद्दीन ओवैसी ने मनमोहन सिंह की ईमानदारी को याद किया, कहा वो मेहनत से आगे बढ़ते गए। मनमोहन सिंह ने अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों को ऊपर उठाने का काम किया। मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्र सरकार ने जहां 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है, वहीं कांग्रेस ने कर्नाटक के बेलगावी में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग रद्द कर दी है। कांग्रेस स्थापना दिवस से जुड़े आयोजन भी कैंसिल हो गए हैं। पूरा देश मनमोहन सिंह को याद कर रहा है। उनकी सादगी, विनम्रता एक मिसाल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। जब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आता है तो आप एक सुनते हैं आर्थिक संकट से उबारा और कई रिफॉर्म्स लेकर आए। 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं और आज की पीढ़ी में तो बहुत सारे युवा उनके कार्य को नहीं देख पाए होंगे या हमने देखा है कि देश में अभी ख़ास तौर पर जो पिछले 2 प्रधानमंत्री के टेन्योर देखें तो प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को मौका मिला 2 बार प्रधानमंत्री रहने का। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उनके 2 टेन्योर पूरे हो चुके हैं, तीसरा टेन्योर चल रहा है उनका। चौथे ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं देश के जो बैक टू बैक 2 अपने टेन्योर पूरे कर पाए हैं और एक ऐसे समय पर जब बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो प्रधानमंत्री की दौड़ में लगे हुए थे। कोई सोचता भी नहीं था, किस्मत का खेल भी कहा जाता, लेकिन किस्मत से आगे उन्हें जब जो भूमिका मिली उस भूमिका में वो बड़े खरे उतरे। आइए इस पर बातचीत करते हैं। टीके राजलक्ष्मी, वरिष्ठ पत्रकार, और देवकीनंदन मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। राजलक्ष्मी जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा। आप अपना आकलन या आज के दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को सब अपने तरीके से याद कर रहे हैं, लेकिन मैं जब भी उनके विषय में कुछ कहता हूं तो 1991 का आर्थिक संकट और उसमें जो वित्त मंत्री के तौर पर उनकी भूमिकाएं रही या उससे पहले भी आरबीआई गवर्नर के तौर पर उनकी जो भूमिकाएं रहीं, उन सारी चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और ये माना जाता है कि उस समय इकोनॉमिक रिफॉर्म ही इस देश की ज़रूरत था, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाना हो। हम देखते हैं और भी बहुत सारे सुधार किए उन्होंने, म्यूचुअल फंड में प्राइवेट प्लेयर्स को उतारने का मौका दिया। तो क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक इकोनॉमिस्ट और उसके बाद में फिर उनका राजनेता बन जाना, ये जो सफ़र रहा, ये अंत में जो प्रधानमंत्री के तौर पर उनको हम देखते हैं उससे थोड़ा अलग है, या आप इसको समग्रता में समेटना चाहेंगे उनके इस पूरे विशाल व्यक्तित्व को? देखिए, उनका योगदान तो अलग अलग जो तरीकों से था और अलग अलग पहलू में इसका आंकलन होना चाहिए। और जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे, तो जो आर्थिक संकट की बात की जा रही है, वो आर्थिक संकट भी एक प्रकार से जो है पिछले सरकारों की देन थी, और वो सरकार में तो कांग्रेस ही थी एक प्रकार से। तो ये आर्थिक संकट का कैसा जो है निवारण हो, और उसमें जो ये पूरा आर्थिक सुधार, जो उदारवाद जो है, नव उदारवाद का जो पूरा प्रकरण जो है मतलब चला, जिसमें ये था कि स्टेट को, मतलब सरकार को काफी चीजों में इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए वो लिबरलाइजेशन जो अनलीश हुआ पूरे जो 90s के बाद, जो 91 के बाद खासकर, तो उसके अलग अलग पहलू है। मतलब उसके, देखिए, उसका जो उसका बेनिफिट जो है वो यूपीए सरकार को मिला। ठीक है, जब 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 मतलब जो है 2 टर्म जो उन्होंने जो लगातार वो जो सरकार में रहे और फिर रीइलेक्ट भी होके आए यूपीए की सरकार, तो ये जो है कुछ हद तक ये हम कह सकते हैं कि जो है नव उदारवाद का भी एक पहलू था उसमें, लेकिन उसमें ज्यादातर और कुछ जो है वामपंथी पार्टियों का जो योगदान था जो यूपीए के जो पहले टेन्योर में, कि आपको खर्च करना चाहिए, मतलब तब सरकार को खर्च अलग अलग चीजों पे जो है करना चाहिए, तभी जो है लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी होगा और वो जो है खर्च कर पाएंगे, और उसके बाद जो है एक इकोनॉमी में और ज्यादा जो है वृद्धि होगा। पर जब लोगों के पास जब खर्च करने के लिए ही नहीं, तो वो जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ का तो सवाल ही नहीं, तो ये खर्च कहाँ से आएगा जब तक सरकार खर्च नहीं करेगी। और जो सरकार को किन चीजों पे खर्च करने की जरूरत है, जैसे स्वास्थ्य हुआ, जैसे एजुकेशन हुआ, जैसे रोजगार हुआ, जैसे इंडस्ट्री हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ, अगर ये सारी चीजों पे अगर सरकार क्रिएट नहीं करती है कुछ, और सिर्फ ये जो है काम चलाओ तरीके से अगर काम जो है होता गया, फिर सही जो है मायने में
जीडीपी के जो फिगर्स रहेंगे वो एक प्रकार से स्टैग्नेंट ही रहेंगे। और फिर ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी में भी कुछ काफी सेटबैक हुआ 2007 और 8 के वक्त पे, लेकिन उसके जो बावजूद भी क्यों मतलब हमारी आर्थिक व्यवस्था क्यों बिल्कुल जो है ढह नहीं गई, वो इसलिए नहीं ढह गई क्योंकि हमारे पास अभी भी स्टेट इंटरवेंशन का के काफी मतलब उदाहरण थे। स्टेट इन्वेस्टमेंट और जो है ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर काफी मतलब बड़े पैमाने में था, लेकिन और भी उसमें होने की जरूरत थी। लेकिन इन सारी चीजों पे जैसे मनरेगा आया, और उसके साथ साथ जो अलग अलग जो कानून बने, लेकिन लेकिन उसमें जो है सरकारी खर्च जो है हो रहा है। उसके बाद जो है यूपीए 2 आता है तो वो सरकारी खर्च पे जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है वगैरह, ये सब हुआ। और उन्होंने अपने हाथ जो है खींच लिए कि हम इतना खर्चा हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट ज्यादा बढ़ रहा है। और उसका नतीजा आया क्योंकि कांग्रेस हार गई, यूपीए सरकार हार गई और एक दूसरी सरकार आती है क्योंकि जो आपने आर्थिक और आपने हमारी बड़े बड़े अर्थव्यवस्था सरल में शब्दों में था। आपने उस जी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय को और समय को समझाया, बहुत सरल शब्दों में समझाया। ये बात सही है। और आज आप देखिए, हम देवकीनंदन जी से जब बात करते हैं तो इस पर काफ़ी लंबी बातें हुई, फ्री बीज पर बात चल रही थी, उसको लेकर एक अलग बहस चल रही, लेकिन आज पूरे देश की राजनीति जो नव उदारवाद जिसकी आप बात कर रही हैं उसकी तरफ बढ़ती दिखाई देती है। और ये देन है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जिसको आज सब एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। और पहले झिझकते थे कि भाई खर्चा बहुत हो जाएगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, आमदनी कहाँ से होगी, तो आमदनी पर विचार नहीं होता था, खर्चे की चिंता होती थी। और इस चुनौती से उतना पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह निपट लिए। देवकीनंदन जी एक ये बात भी कही, कल जयराम रमेश थोड़ा सा नॉन पॉलिटिकल रहते रहते भी पॉलिटिकल हो गए, भावनाओं की बात होती तो उन्होंने कई बातें ऐसी कह दी जो उनकी एक महासचिव वाली भूमिका को भी कंपनसेट कर दें। खैर, लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें ये थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यों को आगे बढ़ाया गया। अब छोड़ा वहाँ उन्होंने था तो उसके बाद निश्चित तौर पर वो काम यहीं से आगे बढ़ेंगे, लेकिन कौन से कामों को? क्योंकि हम देखते हैं आधार जिसका क्रेडिट आज बहुत सामने आता है, सूचना का अधिकार आरटीआई, ये सब डॉक्टर मनमोहन सिंह की बड़ी देन रही है। बहुत सारे ऐसे ऐसे कानून रहे हैं, जैसे सूचना का अधिकार के अलावा शिक्षा का अधिकार की बात हो, या राजलक्ष्मी जी ने भी कई जिक्र किए। आपको क्या लगता है कि क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह की दी हुई चीजों को आज भी हम आगे बढ़ा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा कि देश ने आज एक ऐसा नेता खो दिया जो नेता ही नहीं था, अर्थशास्त्री भी था और ईमानदार नेता की छवि उनकी रही। लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद वो पहले ऐसे नेता हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जिसको ईमानदारी के लिए जाना जाता है। हालांकि आज उनकी इसकी चर्चा हो रही है, जब वो जीवित थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन पे बहुत सारे आरोप लगाए थे, कोयला घोटाले तक का आरोप उन पर लगा था। आपको ध्यान होगा उनकी सरकार पर बहुत सारे आरोप लगे थे। उन्होंने अपनी सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था जब उन पर आरोप लगे थे, लेकिन वो उन सारे मामलों में वो बेदाग निकले, कहीं भी मनमोहन सिंह जी का कोई रोल नहीं था। एक हम लोगों के यहाँ पूरब में कहावत कही जाती है, चूंकि मैं पूरब का रहने वाला हूं, कि जब आदमी चला जाता है तब उसकी उसकी कमी खलती है और हम उसको एक अलग अंदाज में याद करते हैं। एक जमाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को रेन कोट पहन करके नहाने वाला प्रधानमंत्री बताया गया था, और आज क्या कहा जा रहा है उनके बारे में? तो असलियत कभी न कभी सामने आती है और जब वो चला जाता है तो जरूर सामने आती है। मनमोहन सिंह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये जो देश है, इस देश की तरक्की में जितना बड़ा उनका योगदान है शायद ही किसी प्रधानमंत्री का रहा होगा। मैं आज के प्रधानमंत्री का भी नाम उसमें लेना चाहूंगा। और जो बात आपने कही कि क्या उनके काम को ये सरकार आगे बढ़ा रही है, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब उनके मैं 4-5 काम आपको गिनाता हूं। पहला, राइट टू एजुकेशन, ये 2009 में एक कानून आया। सूचना का अधिकार 2005 में। पूरे देश में 2005 से पहले तक किसी भी सरकारी स्कीम या किसी के बारे में कोई आम व्यक्ति जानकारी नहीं हासिल कर पाता था। केवल यह अधिकार लोकसभा के मेंबर को था, राज्यसभा के मेंबर को था, विधानसभाओं के मेंबरों को था और विधान परिषद के मेंबरों को था, लेकिन उनके भी दायरे सीमित थे। विधानसभा का जो सदस्य होता था वो अपने प्रदेश के बारे में जानकारी कर सकता था, लेकिन सूचना का अधिकार जब 2005 में आया,
उसके बाद पूरे देश के एक एक व्यक्ति को यह अधिकार मिल गया कि वो प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ सकता है। पूरी पार्टी खड़ी हो गई उस पर, पूरी सियासत खड़ी हो गई उस पर। ये छोटा मोटा अधिकार नहीं था। हाँ। ये बहुत बड़ा अधिकार था और लीगल अधिकार था। इसके अलावा मनरेगा, जो गांव की बेरोजगारी थी, गांव में लोगों के पास काम नहीं था, वो मनरेगा लाए और मनरेगा के जरिए उन्होंने गांव के हर व्यक्ति के हाथ में काम दिया। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा कानून, जिसके तहत आज की तारीख में मुफ्त राशन बांटा जा रहा है, ये मनमोहन सिंह सरकार की उपलब्धि थी। आज भारतीय जनता पार्टी उसका क्रेडिट लेती है, लेकिन ये उनकी उपलब्धि थी। भूमि अधिग्रहण कानून, आज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ये किसकी देन है? ये मनमोहन सिंह जी की देन है। मनमोहन सिंह जी भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किए, किसानों को मुआवजा उचित मिले, किसान भी खुश हो और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो और डेवलपमेंट के जो काम हो, सड़क बने, कारखाने लगे, हॉस्पिटल बने, इन सब के लिए ये कानून मनमोहन सिंह जी ही लेकर के आए। और इन 10 सालों में जो 2004 से लेकर के 14 तक उनकी जो सरकार चली, वो निश्चित तौर पर अविस्मरणीय रही। हालांकि कोलिशन की गवर्नमेंट थी, बहुत ज्यादा सीटें उनके पास नहीं थी, लेकिन कोलिशन की गवर्नमेंट को मनमोहन ये सिंह आपने जैसा जो बात व्यक्ति कही है ना, ये बहुत महत्व की है कि क्योंकि आज तो 2-4 दलों को साथ में जोड़े रखना संभव नहीं हो पाता है। एक ऐसी कोalition की गवर्नमेंट को चलाना और उसमें सर्वमान्य चेहरा बने रहना दूसरे टेन्योर में भी, ये बहुत बड़ी बात होती, बहुत बड़ी बात होती। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं, आप देखिए कांग्रेस में एक से एक बड़े लीडर थे। जब सोनिया गांधी जी ने या जो CWC ने जब डिसीजन लिया कि मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनेंगे 2004 में, जब सोनिया गांधी का नाम चल रहा था, उस समय प्रणब मुखर्जी जैसे नेता थे और कई नेता थे जो प्रधानमंत्री पद के लाइन में थे, लेकिन सोनिया गांधी ने, निश्चित तौर पर उन्हीं की मुहर लगी होगी, भले कोई कुछ आज की तारीख में कहे, लेकिन मुहर तो उन्हीं की लगी होगी। सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह का नाम क्यों चुना? इस वजह से चुना क्योंकि सोनिया गांधी जानती थी कि मनमोहन सिंह की काबिलियत क्या है और मनमोहन सिंह इस देश के लिए एसेट हो सकता है। ये पॉइंट है। मैं देवकीनंदन जी इसी पॉइंट से चीज को आगे बढ़ाना चाहता हूं। राजलक्ष्मी जी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो संजय बारू साहब की किताब है, उसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट मिलते हैं और रेन कोट पहन के नहाने वाला प्रधानमंत्री, ये कोट भी उन्होंने, और ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं। मौन उनके लिए यूज़ किया जाता था, मोहन के बजाय उनके नाम को भी काफ़ी जुमलों में कई बार बिगाड़ा गया। उसकी बहुत सारी वजह थी। साइलेंट प्लेयर थे वो बोलते कम थे लेकिन काम बहुत ज़बरदस्त करते थे और उनका काम आज भी कितना अविस्मरणीय है उनका कार्यकाल, ये अभी देवकीनंदन जी ने बताया। लेकिन ऐसा भी लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी के तौर पर ये सारी संभावनाओं को तलाश रहे थे, अपना 100% दे रहे थे, लेकिन राजनीतिक चुनौतियां उनके सामने कुछ ज्यादा बड़ी थी। नहीं तो शायद उनका और सदुपयोग हो सकता था, जो प्रधानमंत्री के तौर पर शायद ना हो पाया हो राजनीतिक मजबूरियों के चलते। नहीं, कौन सी राजनीतिक चुनौती के बारे में आप कह रहे हैं? ये तो देखिए ये स्पष्ट था कि वो एक प्रकार से कंसेंसस कैंडिडेट तो थे ही, क्योंकि ठीक है एक नॉन कन्फ्रंटेशनल इसमें ये जरूर ऐड करना चाहूंगा राजनीतिक चुनौती में कि उनके अपने कई ऐसे डिसीजंस थे और हम जानते हैं इस बात में कि राहुल गांधी हो, सोनिया जी हो, चाहे एक बार प्रणब मुखर्जी जिनका जिक्र करें उनका नाम आगे कर, ऐसे बहुत सारी बातें थी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह चाहते थे और नहीं कर पाते थे। नहीं, ये हो सकता है, लेकिन एक प्रकार से मुझे नहीं लगता है कि वो मतलब बहुत ही कन्फ्रंटेशनिस्ट किस्म के इंसान थे और एक पार्टी का एक डिसिप्लिन भी था, उसके तहत वो थे। इनफैक्ट बहुत सारे जो कांग्रेसी उस पार्टी डिसिप्लिन को मानते भी नहीं है और हम और ये आप भी जानते हो और सब जानते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं थे, क्योंकि वो ठीक है उनका एक रोल था, वो एक अर्थशास्त्री तो थे ही पहले, लेकिन वो जो है राजनीति के जो खेल होते हैं और उसके अलग अलग पहलू होते हैं, वो शायद उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। लेकिन एक चीज मैं जोड़ना चाहती हूँ, जो अभी जो देवकीनंदन जी भी कह रहे थे कि उनके जो कार्यकाल में जो चीजें जो हुई है, ये उनकी अकेले की देन नहीं है, क्योंकि ये सारा जो राइट टू एजुकेशन पर एक पूरा एक मूवमेंट खड़ा हुआ था, राइट टू इंफॉर्मेशन पर एक मूवमेंट खड़ा हुआ था, और लैंड एक्विजिशन का जहां तक सवाल है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे आपको पता है कि भट्टा परसौल में क्या हुआ, आपको पता है कि हरियाणा में लैंड एक्विजिशन को लेके इतना ज्यादा अनरेस्ट हो रहा था लोगों के बीच में कि एक कानून लाना जो अनिवार्य हो गया था, क्योंकि एक्विजिशन जो है मुश्किल हो रहा था।
क्योंकि लोग उसका विरोध कर रहे थे कि आप हमारी जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं और हमें उसका जो रेट है, जो पर्याप्त, जो उसका वैल्यू है, जो मूल्य है, वो हमें नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए अलग अलग जगह पे काफी एजिटेशन हो रहे थे, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग जो कानून था उसमें जो है सरकार को सिर्फ एक नोटिस देने की जरूरत थी। सिर्फ एक नोटिस दिया और लैंड एक्वायर हो गया, लेकिन उसमें जो कॉम्पेंसेशन का, उसमें रीसेटलमेंट का, उसमें रिहैबिलिटेशन का कोई भी क्लॉज नहीं था। इसीलिए ये मजबूरन उनको वो कानून जो है लाना पड़ा, और जिसका ऑर्डिनेंस करके मोदी सरकार ने उसको और डाइल्यूट कर दिया। वो तो बात की बात है। लेकिन ये सारे जो आए, जो कानून आए, चाहे मनरेगा हो, और वो जो और ये मनरेगा का जो क्रेडिट जाता है वो वाम पार्टियों को खेला जाता है, क्योंकि उनके मैं नहीं कहूंगी कि दबाव पे, लेकिन एक मॉरल प्रेशर था कि आपको इस प्रकार का कानून जो है कुछ मतलब लाना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की स्थिति इतनी बदतर थी। तो इसमें उनका अकेले का कोई वो श्रेय नहीं है, क्योंकि नीचे से ये दबाव था, प्रेशर था, क्योंकि और लोगों में अनरेस्ट था, इसीलिए तो यूपीए 2 आई वापस। अगर उन्होंने वो नहीं किया होता मैं तो आप राजलक्ष्मी जी, जो बात आप कह रही ना, वो इतना महत्वपूर्ण डिस्कशन है कि मुझे लगता है आज तो खैर एक ऐसा समय है कि हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसके बारे में आज के युवाओं को जानना समझना चाहिए। मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। देवकी नंदन जी, मैं अभी जब कल भी हम इस खबर को दिखा रहे थे, दुखद खबर थी, तो कल पूरा लगातार रात में इसमें बात करते हैं, तो कई कुछ बातें आई जिनमें एक मुझे बहुत महत्वपूर्ण पहलू दिखाई देता है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और देश के लिए जरूरी लोग, इनके बीच का एक फर्क। आज भी उदाहरण है हमारे पास, एस जयशंकर जैसा चेहरा हमारे पास है, जो राजनेता नहीं है विशुद्ध रूप से, लेकिन इसके बावजूद विदेश नीति की मजबूती या विदेशों में जो आज आप देखते हैं इतनी जय जयकार होती है, उसमें बड़ा योगदान है, वो समझते इसको। डॉक्टर मनमोहन सिंह ठीक पैरेलल उससे पहले एक ऐसी हस्ती के तौर पर दिखाई देते हैं जिनका व्यवहारिक अनुभव बहुत ज्यादा है। भले ही वो शायद कहें, वो तो खैर चुनावी पॉलिटिक्स हम जानते हैं कि दिल्ली में उनको हार का सामना करना पड़ा, राज्यसभा से ही ज्यादातर, तो वो ऐसा नहीं था कि वो चुनावी राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी हों, लेकिन देश के लिए बड़े जरूरी थे। ये भेद कि देश में हम देखते हैं अच्छे लोग हैं लेकिन लोकप्रिय तौर पर राजनीति में नहीं आते, या लोकप्रिय चेहरा राजनीति का नहीं बन पाते हैं, ये इस भेद को आप कैसे देखते हैं? लेकिन आवश्यक बहुत हैं, कितने आवश्यक हैं आज बात कर रहे हैं उस पर हम। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि दोनों में भेद है। आपने जयशंकर साहब का नाम लिया। देखिए क्या है कि मनमोहन सिंह जी, पहली बात तो ये थे कि वो अर्थशास्त्री थे और भारत का जो रिजर्व बैंक है उसके वो गवर्नर थे। लेकिन रिजर्व बैंक के गवर्नर थे और कांग्रेस को देखिए कि कांग्रेस ने उनकी योग्यता को पहचाना। आज भी पहचान इसकी हो रही है। मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी जी ने यस जयशंकर के बारे में पहचाना काम करते हुए। तो कांग्रेस का जो पूरा टेन्योर मैं देख पाता हूं, पुराने कार्यकाल जो उसका लंबा रहा है, करीब 40-45 साल का, उसमें मैं देखता था कि जो मिनिस्टर्स होते थे वो विशेषज्ञ हुआ करते थे। इस वजह से विशेषज्ञ मिनिस्टर रखे जाते थे कि हमारी जैसे फॉरेन पॉलिसी है, तो फॉरेन का जानकार अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, फॉरेन पॉलिसी में दिक्कत आएगी। तो इसी तरीके से जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, नरसिम्हा राव जी बहुत योग्य व्यक्ति थे, 18 भाषाओं के जानकार थे वो। नरसिम्हा राव जी ने अपने कैबिनेट में मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री बनाया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन का हम सभी को बहुत दुख है। देश में उनकी एक अपनी छवि रही है, एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक वित्त सचिव के रूप में, एक रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर, मंत्री, वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से उनका निर्वहन किया। देश की सेवा करते हुए उन्होंने कई अच्छे कार्य किए हैं। ऐसे व्यक्ति का हमारे बीच में न होना निश्चित रूप से भारी क्षति है। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी, इनके निधन का हम सभी को बहुत बहुत दुख है। देश में मनमोहन सिंह जी की एक अपनी छवि रही है, एक अर्थशास्त्री के रूप में, उसके बाद एक रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में, वित्त सचिव के रूप में, मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन करने का प्रयास किया है।
और हम बातचीत कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर ये बात आई थी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते करते आप जब उनके काम को याद करते हैं तो वो आज की पीढ़ी के लिए, आज के दौर के लिए भी बड़ी अहम हो जाती हैं। टीके राजलक्ष्मी जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। देवकीनंदन मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ मौजूद हैं। देवकीनंदन जी, आपकी बात उस समय अधूरी रह गई थी और आप बता रहे थे कि किस तरह से ब्यूरोक्रेट्स कह लें, अधिकारी कह लें, या जैसा मैं कहता हूं कि आप दो धड़ों में अगर बांट लेंगे, एक बिल्कुल विशुद्ध रूप से राजनीति या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हम एक तरीका देखते हैं, ज़मीन से वो पहले पार्षद बनेगा, विधायक बनेगा, ज़मीनी कार्यकर्ता होगा, फिर जहाँ तक भी पहुँच पाएगा। और एक दूसरी हम देखते हैं, एक श्रृंखला चलती है पैरेलल, आज भी हम देखते हैं, अश्विनी वैष्णव साहब हैं, एस जयशंकर साहब हैं, ऐसे कई और अन्य चेहरे हमको पहले भी देखने को मिले, लेकिन बड़े सीमित होते हैं। इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप नरसिम्हा राव जी को बता रहे थे कि वो कितने बुद्धिमान प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आए और उन्होंने इस तरह के प्रयोग को किया था, लेकिन फिर भी इसमें एक राजनीतिक भेद है। फिर तो ऐसा लगता है कि देश जो है वो चलाने में ऐसे लोगों का योगदान ज़्यादा होना चाहिए, या हम देखते हैं कि जो दूसरे पहलू की बात कर रहे हैं उनका भी बराबर का योगदान है और कई मौक़ों पर ज़्यादा। नहीं, मैं इससे थोड़ा डिफर करता हूं। देश चलाने के लिए पॉलिटिशियन का ही होना बहुत जरूरी है। देखिए, मनमोहन सिंह जी पर एक आरोप बार बार लगता रहा कि मनमोहन सिंह जी कमजोर प्रधानमंत्री हैं। मनमोहन सिंह जी पर यह आरोप लगा कि वो मौन धारण करने वाले प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। मनमोहन सिंह जी पॉलिटिशियन भी थे, वो थे जरूर ब्यूरोक्रेट्स, बट वो पॉलिटिशियन बन चुके थे, क्योंकि लंबा कार्यकाल उन्होंने पॉलिटिक्स में बिताया था और वो 5 साल तक लगातार वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे देश के। उसके बाद फिर दूसरी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। फिर उसके बाद जब उनको मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का, तो एक तरीके से फुल फ्लेज पॉलिटिशियन थे। वो देश में रैलियां करते थे, वो जगह जगह जाते थे। राज्यसभा से उनका चुना जाना वो कांग्रेस की एक रणनीति का हिस्सा था। वो एक तरीके से कांग्रेस के फेस थे 10 सालों तक। आप ये सोचिए कि 5 साल 2004 से 2009 के बीच कांग्रेस की सरकार रही और बिना किसी तामझाम के दोबारा 2009 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस की सरकार आई, उसका क्रेडिट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ही खाते में गया, क्योंकि कांग्रेस की सीटें भी बढ़ी, उनको कोई कुछ भी कहता रहे। लेकिन आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है देश में, क्योंकि सोशल मीडिया आज की तारीख में ज्यादा पॉपुलर है और टेलीविजन से भी ज्यादा सोशल मीडिया पॉपुलर है, तो सोशल मीडिया को देख करके आज ऐसा लग रहा है कि इस देश में कांग्रेस ने भी कुछ काम किया है, ऐसा पहली बार लग रहा है। नहीं तो 2014 के बाद ऐसा लग रहा था कि 2014 के बाद सूरज का उदय हो चुका है और 2014 के बाद ही सारे काम हो रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं। मनमोहन सिंह जी से 2013 में एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि भाजपा और नरेंद्र मोदी का आरोप है कि आप कमजोर प्रधानमंत्री हैं, आपका ख्याल क्या है? एक पत्रकार ने सवाल, क्योंकि हर साल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, साल में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस वो किया करते थे, तो ये उनकी अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जवाब बड़ा दिलचस्प था कि मैं नहीं समझता कि मैं कमजोर प्रधानमंत्री हूं, इसका फैसला इतिहासकार करेंगे। भाजपा और उनके लोग जो आरोप लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन अगर मजबूत प्रधानमंत्री से आपका मतलब निर्दोष नागरिकों का नरसंहार करवाना है तो मैं नहीं मानता। देश को ऐसी मजबूती की जरूरत है। तो ये थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह का जो जवाब देने का अंदाज था वो भी अलग था। आप सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 साल हो गए उनको प्रधानमंत्री बने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना तो देश में फेस किए ना देश के बाहर फेस किए। ये भाई जनता, खैर चलिए, आपको ये तो एक अलग विषय है, इस पर तो हम विमर्श करें। अच्छा, फॉर्चुनेटली मुझे कवर करने का मौका मिला था जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, किस तरह से जवाब देते नहीं, हम इस पे बात करते हैं। सवाल का उन्होंने कभी टाला नहीं, मैं सवाल का जवाब नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप जो बात कह रहे हैं ना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सवाल का जवाब नहीं देना। नहीं, ठीक बात है आपकी। ये जो आप बात कह रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें भी सौभाग्य मिला कि हम उसको कवर कर पाए, लेकिन उस समय के बाद से ये विचार किया गया कि प्रधानमंत्री को इस तरह से पत्रकारों के साथ बात करनी चाहिए। ये एक नज़ीर थी, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं आपकी बात से। राजलक्ष्मी जी, ये अभी आपने कई बातें सुनी और इसमें तो बहुत सारा मंथन का विषय निकल कर आता है, लेकिन एक महत्व की बात यह है कि सोशल मीडिया, एक डिजिटाइजेशन की जो बात अभी देवकीनंदन जी ने कही, आज का दौर अलग है।
और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के 2 कार्यकाल रहे यूपीए 1 यूपीए 2, वो दौर अलग था। सिर्फ डिजिटल ये जो एक्सपेंशन हुआ है, या जो हम देखते हैं एक्सप्लोजन कह लीजिए इसको, एक्सपेंशन से ज़्यादा वो नहीं था। और आज चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से बताया जा सकता है, और उस समय जितनी चीज़ें थी वो किया ही जा रहा था। तो इसको आप कैसे देखेंगे कि आज हमको लगता है कि रफ्तार ज़्यादा है, या उस समय भी काम चल रहा था? ये कंपैरिजन कैसे हो? बस साउंड ही है ज्यादा, साउंड इफेक्ट कम है ना? ये तो सबको देखने को मिल रहा है। डिजिटल साउंड ये ज्यादा है। तो सिर्फ शोर शोर करने से तो कुछ काम होता नहीं है, उससे तो ये साबित नहीं होता है कि कुछ काम हो रहा है। लेकिन एक बात तो हम कह सकते हैं कि ये देखिए उसकी जो है जरूरत भी नहीं थी। जैसे यूपीए 1 में जो काम हुआ, हाँ, उसी की बदौलत यूपीए 2 हुआ, उसी की बदौलत। नहीं तो नहीं होता ये, इसलिए एक अकेले एक व्यक्ति की का श्रेय नहीं है ये कुछ 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 जो है नीतियां उस पीरियड में लागू हुई थी, जिसकी वजह से यूपीए 2 उनको मिला। कांग्रेस जो है फिर से लीड किया उन्होंने सरकार को, और वो कायम हुई सरकार बनाने में। और फिर यूपीए 2 में जो गलतियां हुई और उसकी वजह से जो हुआ वो सब देख रहे हैं। लेकिन एक चीज है कि वो एक डिसेंट इंसान तो थे, और उनकी जो भाषा में और उनकी बोलचाल में, उनके प्रेजेंटेशन में उस तरीके का एग्रेसिवनेस जो आज हमें देखने को मिल रहा है, वो नहीं था बिल्कुल। वो बिल्कुल बिल्कुल ही, एटलीस्ट ये तो हम बिल्कुल हम उनकी जो नीतियों से हम कह सकते हैं कि ठीक है, वो शायद ठीक नहीं थी यूपीए 2 में, और इसीलिए जो जो उनको भुगतना पड़ा कांग्रेस को, वो उनको भी उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन ऐसा तो प्राइम मिनिस्टर सिर्फ है ना फेस होता है, वो सिर्फ वो जो चेहरा होते हैं, और असली में पूरी जो अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट जो पेश करते हैं मतलब लोगों के सामने, उनकी नीतियों का पूरा पूरा पैकेज होता है एक्चुअली। क्योंकि यहाँ पे तो ये एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कैंपेन चलता है ना, कि जैसे जैसे अमेरिका में होता है, यहाँ पे वो होने लगा है कि एक ही व्यक्ति विशेष म्युनिसिपल इलेक्शन हो, वो जाके कैंपेन करेंगे। एटलीस्ट ये सब तो है, मनमोहन सिंह ने तो नहीं किया कि पंचायत लेवल ही वॉज इलेक्शन डिफरेंट। मैं यही तो बात कर रहा था राजलक्ष्मी जी की, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में चेहरा आज देखिए ना, आज उसी कांग्रेस में राहुल गांधी के चेहरे को वैसा ही चेहरा बनाया जा रहा है ना। प्रयास तो कर ही रहे हैं, लगता है हमेशा एक चेहरे की आवश्यकता होती है, और हमने देखा कोई भी राजनीतिक दल हो, छोटा हो बड़ा हो, उसने एक चेहरे को प्रमोट किया। हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के या उस किस्म के आदमी नहीं थे, वो सब्सटेंस उनमें ज्यादा था, और दूसरा उस समय वक्त की जरूरत थे। जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जैसे संजय बारू की किताब का टाइटल ही उसको उस चीज को डिफाइन करता है। तो ये मुझे लगता है कि वो चेहरा तो जरूरत होती है, लेकिन शायद वो उस मिजाज के नहीं थे, ये कहना ठीक होगा। चेहरे की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली प्रवीण जी। अगर आपकी नीतियां अगर अच्छी हो, और वो लोगों की जिंदगी में कुछ असर डाल रही हो, कुछ पॉजिटिव असर डाल रही हो, तो उसका आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। लेकिन एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो है बना दिया गया, और वो एक दो व्यक्ति ही मैं समझ गया आपकी बात जहां आ रही है, वो खैर होगा, अभी उस पर खूब चर्चाएं भी हो रही, इस पे हम करेंगे कभी बात। बड़े बड़े दिलचस्प मुद्दे जो हैं आप दोनों के से बात करते हुए आ रहे हैं। देवकी नंदन जी भी कुछ कहना चाह रहे थे जी, आप अपनी बात बोलें। आप संजय बारू की किताब का जिक्र मैं पिछले बार ही जवाब देना चाह रहा था। संजय बारू ने बुक लिखी कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। मनमोहन सिंह जी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। मैं संजय बारू की बात से सहमत हूं। संजय बारू मनमोहन सिंह जी के मीडिया एडवाइजर थे। संजय बारू मीडिया एडवाइजर थे, 10 साल तक मीडिया एडवाइजर रहे वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के, और उन्होंने ऐसी बुक लिखी कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। कैसे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे? क्या उनको कहीं मतलब जब कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया, वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, वो कांग्रेस की सरकार में वित्त मंत्री रह चुके थे, क्या वो कोई सड़क से उठ करके आकर के बैठा दिए गए जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे, या कोई मिल नहीं रहा था तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर? भाई, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के 2-3 अर्थ होते हैं। पहला ये अर्थ होता है कि कोई मिल नहीं रहा था तो आगे बैठा दिए गए,
क्या ऐसा मनमोहन सिंह जी के साथ था? बिल्कुल नहीं था। नहीं, वहां कोई तो खैर कहने का मसला ये था कि आपने खुद ही कहा था पिछले जवाब में, आप कह रहे थे इस बात को कि कई बड़े चेहरे जैसे प्रणब मुखर्जी को ही ले लीजिए, खुद सोनिया गांधी, और वो जो कलाम साहब की बायोग्राफी में लिखा है कि हम तो लेटर तैयार करके बैठे थे और फिर बाद में हमको ये जानकारी मिली कि नहीं, सोनिया जी नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह बनने वाले हैं प्रधानमंत्री। नहीं, तो ये एक्सीडेंटल नहीं, मतलब अगर सोनिया गांधी नहीं बन रही हैं तो काबिल आदमी कौन है जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा? जब नरसिंह राव जी देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे तब भी कांग्रेस के लोग सोनिया गांधी के यहाँ गए थे और सोनिया गांधी से रिक्वेस्ट पूछा था उन लोगों ने कि भाई आज की तारीख में कौन प्रधानमंत्री बनेगा। उस समय भी सोनिया गांधी ने नरसिंह राव जी का नाम प्रस्तावित किया था कि नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये नरसिंह राव की जो बायोग्राफी है मैंने उसमें पढ़ा है। नरसिंह राव जी क्या काबिल, मतलब कि गांधी फैमिली काबिल लोगों को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठाती रही है। मेरे कहने का आशय ये है, और जो संजय बारू ने किताब लिखी है उसका नाम एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि मनमोहन सिंह जी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कतई तौर पर नहीं थे। और संजय बारू जो 10 साल तक, संजय बारू की जगह कोई दूसरा आदमी मीडिया एडवाइजर हो सकता था। ये तो मनमोहन सिंह जी का एक तरीके से उनको जेस्चर है, उनको ऑनर दिया कि उन्होंने अपना मीडिया एडवाइजर बनाया। तो संजय बारू को कम से कम अच्छा, मैंने इसको कल मुझे याद है, कल हम इस विषय पर बात कर रहे थे, कुछ वरिष्ठ पत्रकार ही थे, उनसे बातचीत जब हो रही थी तो इसको भाग्य से हमने जोड़कर कहा कि ये इसको आप जिसको एक्सीडेंटल कह रहे हैं, मैं तो बोलता हूं कि ये भाग्य की भी बात है। तो देखिए वहां पर विदेशी मूल का मुद्दा। मैं 1 मिनट आपका वक्त और लूंगा। देखिए, भाग्य को कहना तो ठीक बात है, वो जो चीफ जस्टिस सीजीआई साहब ने भी कहा कि वक्त होता है, एक समय होता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर हम मूल्यांकन करते हैं किसी व्यक्ति का तो सिर्फ भाग्य पर मूल्यांकन नहीं करते हैं, उसके कर्म पर मूल्यांकन करते हैं। आज मनमोहन सिंह जी की चर्चा हम कर रहे हैं, उनकी काबिलियत पर चर्चा पूरा देश कर रहा है, तो उनके भाग्य पर चर्चा नहीं कर रहा है, उनकी काबिलियत पर चर्चा कर रहा है। ये तो एक विषय, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये तो आप एक्सीडेंटल पर जब बात हो रही थी और उसमें जो मैं आगे चीज कहना चाह रहा था वो ये कि जब भाग्य विषयक भी बात करते हैं तो वो उनको जो भी अवसर मिला, ऐसा नहीं कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर ही आज याद किए जा रहे हैं, इकोनॉमिस्ट के तौर पर याद किए जाते हैं, प्रोफेसर के तौर पर। आप उनके साथ के प्रोफेसर से बात करें तो इक्विवेलेंट प्रोफेसर जो काम करते थे या उनके जो स्टूडेंट्स थे वो भी ये मानते हैं कि जो पढ़ाने में इनके दम था वो किसी के क्या दम होगा। ये उनकी इकोनॉमिक्स की समझ भी बहुत है। तो उनको जब जो भूमिका मिली उस भूमिका में वो सफल साबित हुए, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और यहां भाग्य के असली मायने भी समझ में आते हैं कि आपको अवसर तो मिलते हैं, उन अवसरों पर आप खुद को कितना साबित करते हैं, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन बताया। और ये भाग्य की मैं मानता हूं ज्यादा सटीक परिभाषा होगी। राजलक्ष्मी जी जी आप कुछ कहना भी, चलिए आप, मैं अपना सवाल वो लंबा हो जाएगा, आप अपनी बात बोलिए। नहीं, इसी पे मैं कह रही हूँ कि देखिए ऐसा है कि उनको पीएम बनाने का एक कॉन्शियस डिसीजन तो था, ठीक है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब वो पॉलिटिक्स में कॉन्शियसली आए, इस पे सवाल उठा जा सकता है कि हाँ, उसमें एक एक्सीडेंटल का एक एलिमेंट होता है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर एक्सीडेंट से बने, हाँ, ये शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक कॉन्शियस चॉइस है, क्योंकि नॉन कन्फ्रंटेशनल, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, देसी थे 100%, हाँ, ठीक है, ये सारा जो विदेशी देसी का चल रहा था, तो ये सारी चीजें थी उस पृष्ठभूमि में उनको, और वो एक्सेप्टेबल थे सारे कोalition पार्टनर्स को भी। लेकिन वो मतलब राजनीति में नहीं आए ना शुरू से, वो मतलब NSUIC नहीं आए, या वो उस तरीके की राजनीतिक मंथन के प्रकरण से नहीं आए, इसीलिए वो एक्सीडेंटल थे। उस हिसाब से वो एक्सीडेंटल कहा जा सकता है, क्योंकि वो टेक्नोक्रेट थे, एसेंशियली ही वाज अ टेक्नोक्रेट। वो कोई पॉलिटिक्स में अपना हाथ जला के नहीं आए थे इस पूरे सिस्टम में, है ना। बट ये एक बहुत विरला केस नहीं है। और भारतीय अभी, क्योंकि हमारा ये राजनीतिक इतिहास जो वर्तमान का है तो बहुत ही नया है, 1947 के बाद से अगर अभी तक की पॉलिटिक्स को देखा जाए तो ये बहुत पुराना नहीं हुआ। लेकिन इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने आप में एक ऐसा विरला एग्जाम्पल है जो ये बताता है कि नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, और बाद में ठीक कहा देवकी नंदन जी ने, आप 10-15 साल जब पॉलिटिक्स में रहते हैं और बड़ी जिम्मेदारियों पर रहते हैं तो सब सीख लेते हैं खुद ब खुद, आप बड़े पॉलिटिशियन हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये एक बहुत विरला एग्जाम्पल है कि नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड का एक व्यक्ति, एक इकोनॉमिस्ट, देश के शीर्ष पद पर 2 टेन्योर को पूरा करता है। और ये यहाँ पर
वो देश की ज़रूरत थे, वो समीकरण ऐसे बन गए थे, वो हार्मलेस थे। एक शब्द मैं ये भी यूज़ करता हूँ कि उनसे बहुत ज़्यादा चुनौती किसी को महसूस नहीं होती थी। जैसे सीताराम केसरी जी का दौर है, उसको याद ही नहीं करना चाहते कांग्रेस का कोई नेता आज की तारीख में। पीवी नरसिम्हा राव जी को तो भी याद कर लेते हैं, वो भी दबी जुबान से कुछ लोग, लेकिन केसरी साहब को याद नहीं करेंगे। खैर, इसी तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह की क्या ये प्रतिभा, मौन रहना उनका, या कम बोलना जिसको कहते हैं, और काम करते रहना, ये ज़्यादा उनके लिए ठीक साबित हुई, या उनको ज़्यादा आगे बढ़ाने में इसने मदद की? जी, हो सकता है प्रवीण जी, हो सकता है। जब आपको देखिए ऐसे टॉप मोस्ट पोस्ट तो उनको मिल ही गया, इससे बड़ा पोस्ट तो और कुछ था नहीं। और वो उस प्रकार की उनका पर्सनालिटी भी नहीं था कि वो जो कम्पीट करते, मतलब जैसे आमतौर पे जो कांग्रेसियों में होता है, तो मतलब सिर्फ कांग्रेसियों में नहीं होता, मतलब भाजपा में भी होता है। लेकिन इनमें टू बी फेयर लेकिन ऐसा है कि इनका वो पर्सनालिटी नहीं था, मतलब व्यक्तित्व ही ऐसा नहीं था, तो इसीलिए वो हार्मलेस उस तरीके से थे। लेकिन अगर सही मायने में अगर आकलन करना है तो उनकी अच्छा, लीडरशिप ये जरा देवकी नंदन जी से इसलिए जानते हैं क्योंकि वो बहुत तमाम चुनाव में स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं, वो नेताओं से बड़ा करीब से उनका संवाद रहता है, और हम जानते हैं कि चुनावी राजनीति में देवकी नंदन जी ओरेशन या ओरेटर होना बहुत अच्छा जो है, ये बड़ा कमाल का माना जाता है। तो फिर वो लालू प्रसाद यादव जी की तरह थोड़ा मजाकिया अंदाज ही क्यों ना हो, लोकप्रियता दिला देता है। प्रधानमंत्री मोदी का की जो ओरेटर के तौर पर जो ख्याति है वो तो फिर विश्वविख्यात हो चुकी है, हम सभी जानते हैं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह में ये चीज़ नहीं थी। वो उनका एक शेर, जब वो सुषमा स्वराज जी और उनके बीच में शेरो शायरी का एक्सचेंज हो रहा था, वो बड़ा पॉपुलर होता है, उसको हमेशा माना तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ जो वो कहते हैं। लेकिन कितना धीमे धीमे वो एक शेर उनका वो एक तरीके से संजो कर सहेज कर रखा गया। उसके अतिरिक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत संक्षिप्त उन्होंने जवाब दिए थे, और कुछ आपको बहुत नहीं मिलेगा, कुछ इंटरव्यूज मिलेंगे। तो ओरेटर होना ज़रूरी है, नहीं है, और क्या आप फिर उस कैटेगरी में रखेंगे जो मेन स्ट्रीम देखिए कोट अनकोट कर रहा हूँ, पॉलिटिशियंस माने जाते हैं? अभी राज लक्ष्मी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा कि जो डिजिटल की बात आप कर रहे थे, जो आपने सवाल पूछा था राज लक्ष्मी जी से, उस पर उन्होंने कहा कि ये शो ऑफ ज्यादा हो रहा है, मतलब आवाज ज्यादा हो रही है, काम कम हो रहा, आवाज ज्यादा हो रही है। देखिए क्या है कि जब जिस तरह का दौर होता है, पब्लिक उसी मुताबिक ढल जाती है। जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तो निश्चित तौर पर काम हो रहा होगा, तभी 2009 में वो दोबारा वापस आए बिना किसी शोर शराबे के। शायद, मुझे ध्यान अभी पक्का नहीं है, लेकिन शायद पूरे देश में 2009 के चुनाव में मनमोहन सिंह जी ने 5 या 6 रैलियां की। बाकी जो रैलीज थी वो सब कांग्रेस के और लीडर कर रहे थे, राहुल गांधी भी उसमें शामिल थे, प्रियंका गांधी भी शामिल थी। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनके नाम पर पूरे देश में चुनाव लड़ा जा रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री यही हैं, शायद 8 या 9 रैलियों पूरे देश में उन्होंने करी थी। लेकिन जनता ने 2004 के मुकाबले उनको मैंडेट ज्यादा दिया था, उनको सीटें ज्यादा दी। तो इस बारे में कोई राय नहीं बनाई जा सकती है कि अगर आप अच्छे ओरेटर हैं तभी आपको जनता चुनेगी। हालांकि देखिए, मैं क्योंकि हमारे पास समय, पर मैं इसमें एक चीज ऐड जरूर करना चाहूंगा। भारतीय राजनीति, दुनिया में कहीं भी राजनीति में आप कितने स्ट्रांग हैं से ज्यादा ये भी देखा जाता है कि आपके अपोनेंट की क्या स्थिति चल रही है। और जिस समय UPA 2 चल रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, NDA कह लीजिए, उनका घमासान जो है इससे भी ज्यादा बुरी स्थिति में था जो आज देखने को मिलता है इंडिया ब्लॉक में। तो उनकी अपनी चुनौतियां थी, अंदरूनी मामले उठापटक बहुत ज्यादा थी। खैर, ये देखिए आज जो बातें हुई डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हो, उसमें आपको उस दौर की पूरी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व के बारे में जानने को मिला होगा, उनके योगदान के बारे में जानने को मिला होगा। और इसमें सहयोग किया TK राजलक्ष्मी जी ने, देवकी नंदन मिश्रा जी ने। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक बार फिर हम श्रद्धांजलि देते हैं, पूरा देश नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है।